नमस्कार। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का बहुत स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको रिट से जुड़े कोई जानकारी देंगे और ये भी बताएंगे कि रिट कैसे आपके संवैधानिक हक को सुरक्षित करने में मदद करता है। किसी भी देश के लिए नागरिकों के लिए स्वतंत्रता मुख्य आधार है। ये स्वतंत्रता नागरिकों को कई अधिकार प्रदान करती है और इन्हीं अधिकारों में मौलिक अधिकार प्रमुख है। मौलिक अधिकार का संरक्षण सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। संविधान ने न्यायालय को कुछ विशेष शक्तियां प्रदान की है। इसके आधार पर वह किसी को भी कार्य करने पर रोक लगा सकती है या कार्य करने का आदेश दे सकती है। संविधान ने न्यायालय को कुछ विशेष शक्तियां या अधिकार प्रदान किए हैं जिसके द्वारा न्यायालय इन शक्तियों का प्रयोग करते हुए किसी व्यक्ति, अधिकारी या प्राधिकारी को एक कार्य करने या कार्य करने से रोकने का निर्देश देती है। इस प्रकार का आदेश चाहने वाला व्यक्ति न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है। इस याचिका को ही रिट के नाम से जाना जाता है। संविधान के तीसरे भाग के अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के मौलिक अधिकारों को लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया है। न्यायालय 5 प्रकार से रिट जारी कर सकती है। जब हमें लगे कि हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तब तो बेझिझक सीधा कोर्ट जाया जा सकता है। जो 5 तरह के रिट है, ये तो ठीक है बुनियादी जानकारी। रिट से जुड़े हुए तमाम पहलुओं की जानकारी देंगे आज के हमारे कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता नवीन पांडे जी। नवीन जी, बहुत स्वागत है आपका। जी, तो अगर आपका भी रिट से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है तो आप फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। फोन लाइंस खुल चुकी हैं। 0120612793 पर कॉल करिए या फिर 0120612793 पर भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। रिट से जुड़ी हुई कानूनी जानकारी आज हम आपको देंगे। तो नवीन पांडे जी लगातार हमारे साथ जुड़ा हुआ है। नवीन जी, सीधा रुख आपका कर लेते हैं और सबसे पहला और महत्वपूर्ण सवाल, रिट क्या होती है? संविधान में रिट के बारे में क्या कहा गया है? रिट का महत्व क्या है और कैसे ये हमारे हकों की रक्षा करता है? जी नेहा जी, हम सब जानते हैं कि भारतीय संविधान के अंदर नागरिकों को बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं, जिनमें मौलिक अधिकार, जो मौलिक अधिकार है वो भी सम्मिलित हैं। और मौलिक अधिकार जो है उनको लागू करने की व्यवस्था भी होनी चाहिए। यदि किसी प्रकार से उल्लंघन होता है तो उन अधिकारों को लागू कैसे किया जाए, तो इसके लिए प्रावधान जो है हमारे संविधान के अंदर सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, इन सभी को रिट के पावर्स दिए गए हैं। जैसे आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 में, आर्टिकल 32 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार दिए गए हैं और उच्च न्यायालय जितने भी हैं उनको आर्टिकल 226 के तहत शक्तियां दी गई हैं। इनमें जब भी किसी प्रकार से किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो इन प्रावधानों के तहत आर्टिकल 32 और 226 के तहत माननीय सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के अंदर आप अपनी याचिका दायर कर सकते हैं और अपने मौलिक अधिकारों को लागू करवा सकते हैं। तो ये मूल रूप से रिट जो होते हैं मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ उपचार का प्रावधान किया गया है हमारे भारतीय संविधान में। जी, ठीक है। सर, ये रिट याचिका कब और कैसे दायर की जा सकती है? जी देखिए नेहा जी, जब भी कभी हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तब हम रिट याचिका दायर कर सकते हैं। रिट याचिका दायर कैसे की जाती है, इसके लिए सबसे पहले तो जरूरी है कि आप न्यायालय चुने। या तो उच्च न्यायालय के अंदर आप दायर कर सकते हैं याचिका आर्टिकल 226 के तहत, या फिर कुछ ऐसे मामले होते हैं जहां पर ऐसा हमें समझ में आता है कि उच्च न्यायालय के पास में उस मामले को सुनवाई करने के लिए या वहां पर हमें समुचित न्याय जो हमें चाहिए उस हिसाब से नहीं मिलता, या मान लेते हैं राष्ट्रीय हित, मौलिक अधिकार के साथ साथ राष्ट्रीय हित का भी प्रश्न यदि आता है
तो वहां पर हमें सर्वोच्च न्यायालय में जाना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये डिसाइड करें कि हाई कोर्ट में आप दायर करना चाहते हैं अपनी ये याचिका या फिर सुप्रीम कोर्ट में दायर करना चाहते हैं। एक बार जब ये आप निर्धारित कर लेते हैं कि कौन से न्यायालय के अंदर आपको याचिका दायर करनी है, उसके बाद आवश्यक होता है आपको याचिका का ड्राफ्ट तैयार करना। अब ड्राफ्ट कैसे तैयार करें? देखिए, यदि हम सुप्रीम कोर्ट में फाइल करते हैं तो वहां भी एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है, एक प्रारूप दिया हुआ है जिसमें आपको याचिका ड्राफ्ट करनी है। ये प्रारूप जो है आपको सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पर मिल जाएगा। ठीक इसी प्रकार से यदि याचिका हाई कोर्ट में दायर करनी है तो जो भी संबंधित हाई कोर्ट है उनके वेबसाइट पर ये रिट पिटीशन का जो प्रारूप है वो मिल जाएगा। ठीक, उसको डाउनलोड कर लें। हाँ। और उसमें जो भी आवश्यक बिंदु हैं, जो भी आवश्यक तथ्य हैं, उनको आपको सारी चीजों को जो है ड्राफ्ट के अंदर लिखना होगा। जैसे कि याचिका जो व्यक्ति दायर कर रहे हो उनका नाम, उनकी व्यक्तिगत जानकारी जो कि उनको आइडेंटिफाई करने के लिए आवश्यक होती है। फिर उस प्रारूप के अंदर आपको उस व्यक्ति या संस्था का नाम, जिससे संबंधित जानकारी या जिसके खिलाफ याचिका दायर की जा रही है, ये लिखना होता है। उसके बाद में आप उसमें लिखते हैं कि जो पीड़ित व्यक्ति हैं उनके कौन से मौलिक अधिकार का हनन हुआ है और पीड़ित व्यक्ति ने जो न्याय के लिए कहाँ कहाँ किस प्रकार से गुहार लगाई है या क्या कदम उठाए हैं पूर्व में, और उस पर किस प्रकार से जो है कार्रवाई ना करके उनके मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है। उसके अलावा आपको हाई कोर्ट में ही क्यों आना पड़ा या सुप्रीम कोर्ट में ही क्यों आना पड़ा याचिका लेकर के, वे कारण भी दर्शाने होते हैं। और इन सारी चीजों को दर्शाने के बाद में ड्राफ्ट के अंदर उस ड्राफ्ट को आप फाइनल करते हैं और ड्राफ्ट पिटिशन के साथ में जो भी आवश्यक दस्तावेज हैं जो आपके केस को समर्थन देते हैं या जो आपके केस को साबित करते हैं, वे सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करने होते हैं पिटिशन के साथ में। और उसके बाद में ये याचिका जो भी कंसर्न कोर्ट है वहां पर आपको दायर करनी होती है, जिसके बाद में इस पर कार्रवाई शुरू कर दी जाती है। जी नवीन जी, ये बताइए कि जब आर्टिकल 32 या 226 के तहत कोई याचिका कोर्ट के सामने पहुंचती है तो कोर्ट क्या करती है, किस आधार पे और किस तरह से अधिकारों की रक्षा की जाती है? देखिए, जब भी आर्टिकल 32 या 226 में याचिका कोर्ट के सामने दायर की जाती है तो जैसा कि हम जानते हैं कि रिट याचिका हमेशा मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ ही दायर की जाती है। या तो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ हो या कोई ऐसी कृत्य है किसी संस्था की या किसी व्यक्ति की जिसकी वजह से हमारे मौलिक अधिकारों के हनन होने की संभावना भी हो, है ना। और क्योंकि ये जो प्रावधान है ये मौलिक अधिकारों के रक्षा के लिए बनाया गया है, तो जब भी याचिका दायर की जाती है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष या उच्च न्यायालय के समक्ष, तो अदालतें प्रयास करती हैं कि जिस वजह से भी या संस्था या व्यक्ति विशेष के जिस कृत्य की वजह से भी पीड़ित व्यक्ति के अधिकारों का हनन हो रहा है उनको उनकी रक्षा की जा सके। इसके लिए न्यायालय जो है 5 अलग अलग तरह के रिट होते हैं, जैसे कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेधाज्ञा, सर्चरी या फिर को वारंटो। ये अलग अलग तरह के आदेश हैं जो न्यायालय पारित कर सकते हैं और मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए इनके तहत कदम उठाए जा सकते हैं। जी ये तो आपने बता ही दिया कितने तरह के रेट होते हैं, और अब ये बताइए कि बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है, इसका इस्तेमाल कैसे होता है या क्या होता है, कैसे किया जाता है इसका यूज? जी
नेहा जी, बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसको इंग्लिश में हम हेबियस कॉर्पस के नाम से भी जानते हैं, जी। सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय किसी भी सार्वजनिक या किसी प्राधिकरण के विरुद्ध यह रिट जारी कर सकता है। देखिए, हेबियस कॉर्पस या बंदी प्रत्यक्षीकरण का जो शाब्दिक अर्थ है वो ये है कि कोई व्यक्ति जिसका कुछ अता पता नहीं चल रहा हो, है ना, उसको प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित कराना, ये हेबियस कॉर्पस होता है। जी। अब मान लेते हैं किसी व्यक्ति को गैर कानूनी तरीके से या तो पुलिस ने अरेस्ट कर रखा हो या कोई अन्य संस्था गैर कानूनी तरीके से किसी व्यक्ति को बंदी बना करके रखा हुआ हो, तो ऐसी स्थिति में जब तमाम प्रयास करने के बाद भी उस व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी हमें नहीं मिल पाती है या यदि पुलिस की कस्टडी में है वह व्यक्ति और पुलिस जानबूझ के कोई जानकारी हमें नहीं देती है, तो ऐसी स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण का रिट जो है वो माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष दायर किया जा सकता है या माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष भी दायर किया जा सकता है। लेकिन यदि किसी व्यक्ति की हिरासत जो है वो कानूनी तरीके से की गई है और हिरासत वैध है, तो ऐसी स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी नहीं की जा सकती। या जब कार्यवाही किसी विधायिका या न्यायालय की अवमानना के लिए की गई हो, उस व्यक्ति को यदि हिरासत में लिया गया हो, तो ऐसी स्थिति में भी हेबियस कॉर्पस का रिट फाइल नहीं किया जा सकता है। और यदि उस व्यक्ति को सक्षम न्यायालय द्वारा सारी न्यायिक प्रक्रिया को पूरी करते हुए यदि हिरासत में लिया गया है तो भी ये रिट नहीं दायर की जा सकती, है ना। यदि हिरासत में रखना कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर है ना, तो ऐसे मामले में यानी कि यदि जब कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर होता है हिरासत में रखना, तो वहां पर जो है अधिकारों का उल्लंघन होता है। ऐसी स्थिति में फिर रिट याचिका दायर की जा सकती है और हेबियस कॉर्पस के रिट के तहत उस व्यक्ति को प्रस्तुत किए जाने के लिए कोर्ट से आदेश पारित कराया जा सकता है। जी जी, नेहा जी, मैंडमस या परम आदेश, इस रिट का प्रयोग अदालत द्वारा किसी भी सार्वजनिक अधिकारी को आदेश देने के लिए किया जाता है जब वह अधिकारी अपना कर्तव्य निभाने में विफल रहा हो या अपना कर्तव्य निभाने से इनकार कर देता है, तो उसे अपना काम फिर से शुरू करने का आदेश जो है इस रिट के माध्यम से दिया जाता है। सार्वजनिक अधिकारियों के अलावा समान उद्देश्य के लिए किसी भी सार्वजनिक निकाय, निगम या अवर न्यायालय या न्यायाधिकरण या सरकार के खिलाफ परमादेश या मैंडमस का रिट जो है वो जारी किया जा सकता है। अब वो परमादेश जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण के विपरीत, बंदी प्रत्यक्षीकरण में का जो रिट है वो निजी व्यक्ति के विरुद्ध भी जारी किया जा सकता है, लेकिन मैंडमस ये किसी प्राइवेट पर्सन या निजी व्यक्ति के विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता। ये या तो किसी सार्वजनिक अधिकारी के विरुद्ध या निगम, निकाय या न्यायाधिकरण या कोई अवर न्यायालय, इनके खिलाफ ही जारी किया जा सकता है। फिर कुछ ऐसे मामले भी हैं जहां पर परमादेश जारी नहीं किया जा सकता है, जैसे कि किसी भी विभागीय निर्देश को लागू करने के लिए, है ना, यदि कोई वैधानिक बल उपलब्ध नहीं है तो मैंडमस का रिट वहां पर काम नहीं करेगा। या किसी को काम करने का आदेश देना, जब वो भी ऐसी परिस्थिति में जबकि वह काम विवेकाधीन हो या अनिवार्य न हो, तो ऐसे कामों के लिए परमादेश जारी नहीं किया जा सकता। यदि कोई संवैधात्मक दायित्व का उल्लंघन होता है तो उसको लागू करने के लिए भी परमादेश जारी नहीं किया जा सकता है।
भारत के राष्ट्रपति या राज्यों के राज्यपाल के विरुद्ध परमादेश का रिट जो है वो नहीं लाया जा सकता है। जी। इसी प्रकार से न्यायिक क्षमता में कार्य करने वाले उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के विरुद्ध भी मैंडेमस का रिट फाइल नहीं हो सकता है। कहने का मतलब ये हुआ कि मैंडेमस का रिट तभी लागू होगा जब या तो कोई सार्वजनिक अधिकारी यानी पब्लिक सर्वेंट हो या कोई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हो या लोअर कोर्ट्स, इनके खिलाफ ही जो है मैंडेमस का रिट या किसी सरकारी विभाग के विरुद्ध ही मैंडेमस का रिट जारी किया जा सकता है। जी, ठीक है सर। उत्प्रेषण क्या होता है और इसका इस्तेमाल कब होता है? जी, देखिए, उत्प्रेषण, इसको सर्चरी भी कहा जाता है। बिल्कुल। सर्चरी का जो रिट है, अब सबसे पहले हम सर्चरी के शाब्दिक अर्थ को समझ लेते हैं। ये होता है प्रमाणित करना या सूचित करना। जी। यह रिट जो है उच्च अधिकार वाली अदालत द्वारा निचली अदालत या न्यायाधिकरण को जारी की जाती है। इस रिट के तहत जो है जो भी ऊपर के लेवल के जो न्यायालय हैं वो निचले अदालतों को ये आदेश देते हैं कि या तो उनके पास जो भी लंबित मामले हैं उनको अपने पास में स्थानांतरित कर लें या किसी मामले में उनके आदेश को रद्द कर देना, है ना। तो यानी कि लोअर कोर्ट से लंबित मामले को अपने पास स्थानांतरित करके हायर कोर्ट जो है वो ले सकता है, या लोअर कोर्ट ने यदि कोई ऑर्डर पास किया हुआ है तो इस रिट के तहत उस ऑर्डर को निरस्त किया जा सकता है। यह क्षेत्राधिकार की अधिकता या या जो क्षेत्राधिकार की कमी है या कानून की त्रुटि के आधार पर जारी किया जा सकता है। न केवल न्यायपालिका में होने वाली गलतियों को रोकता है बल्कि उनका निवारण भी करता है सर्चरी का रिट। तो यदि निचली अदालत के किसी प्रकार मतलब केस की सुनवाई को लेकर के यदि कोई परेशानी हो या निचली अदालत के आदेशों से यदि कोई परेशानी हो तो ऐसी स्थिति में सर्चरी का रिट जो है वो दायर किया जा सकता है और उस अदालत से ऊपर के अदालत में यह रिट दायर होता है। जी, ठीक है। सर, निषेधाज्ञा क्या होता है और इसका कब इस्तेमाल होता है? जी, नेहा जी, निषेधाज्ञा ये प्रोहिबिशन, इसको हम प्रोहिबिशन नाम से जानते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, निषेध यानी कि किसी भी चीज के लिए मना करना या निषिद्ध करना। तो कोई भी जो ऊंचे पद की जो अदालत है किसी भी ऐसे अदालत के खिलाफ निषेधाज्ञा जारी कर सकती है जो कि स्थिति में आदेश जारी करने वाले अदालत से नीचे की स्थिति में हो, यानी कि आदेश जारी करने वाले न्यायालय का सुपरविजन होना चाहिए उस लोअर कोर्ट के ऊपर, ताकि जो निचली अदालत है वो किसी भी प्रकार से अपने क्षेत्राधिकार से बाहर निकल करके या उससे आगे बढ़ करके किसी प्रकार का ऐसा आदेश पारित ना कर सके या कोई ऐसा कार्य ना कर सके जिससे कि किसी व्यक्ति के अधिकारों की अवमानना हो रही हो या किसी प्रकार से अधिकारों का उल्लंघन हो रहा हो। तो निषेधाज्ञा ऊंचे स्तर की अदालत द्वारा निचली अदालतों को उनके ऊपर कंट्रोल एक्सरसाइज करने का एक प्रावधान है, जिसके तहत जो ऊपर के स्तर के अदालत होते हैं वे निचली अदालतों को कंट्रोल भी करते हैं और उनको अपनी सीमाओं को लांघने से भी रोकते हैं। तो ये होता है निषेधाज्ञा का रिट। जी, अब बात कर लेते हैं कि ये जो रिट है ये केवल न्यायिक और अर्ध न्यायिक प्राधिकारियों के विरुद्ध ही जारी किया जा सकता है। ये जो रिट है निषेधाज्ञा का, इसे प्रशासनिक अधिकारियों या विधायी निकायों और निजी व्यक्तियों या निकायों के विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता है। जी,
ठीक है, ये बताइए कि इसे क्या राष्ट्रपति के खिलाफ भी जारी किया जा सकता है? एक मैंडेमस के रिट को छोड़ करके जो दूसरे रिट्स हैं उनको जो है राष्ट्रपति के खिलाफ भी जारी किया जा सकता है। जी, ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका नवीन पांडे जी, आपने बहुत ही विस्तार से रिट से जुड़ी हुई कानूनी जानकारी हमारे दर्शकों को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लीगल हेल्पलाइन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।